हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। चलिए, आज का चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 15, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, जिसके अंतर्गत हम लोग तरित को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले? तरित, जिसको थंडर भी बोलते हैं हम लोग। तो तरित होता क्या है वास्तव में? तरित एक विशाल स्तर के विद्युत चिंगारी है। क्या है ये? एक तरह के चिंगारी है। चिंगारी हम लोग देखते हैं ना, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो चिंगारी वगैरह उत्पन्न होता है। ठीक, तो उसी तरह तरित भी क्या है? एक विशाल स्तर पर विद्युत चिंगारी है। और वैसे हम यहाँ से एक क्वेश्चन की बात करें, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि लैंड ऑफ थंडर, क्या लैंड ऑफ थंडर किसे कहा गया है? तो लैंड ऑफ थंडर जो है आपका, ये भूटान को कहा जाता है। किसको? भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर या थंडर ड्रैगन बोला जाता है भूटान को। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं। तरित तरित में ये जो विद्युत चिंगारी जो उत्पन्न होता है वो किस कारणों से होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पे। बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तरित पैदा होता है। ओके, तो ये हमने देख लिया तरित होता क्या है कि एक बहुत सारा विद्युत का चिंगारी एक साथ उत्पन्न होता है, उसी को तरित बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है? तो बादलों के कारण होता है, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, इस कारण से तरित पैदा होता है। और ये चिंगारी की अगर बात करें तो चिंगारी के विषय में प्राचीन समय से ही लोग जानते हैं, जिसमें यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले जो है प्राचीन यूनानी या जानते थे कि चिंगारी कैसे उत्पन्न होता है। जब एम्बर जो है, जब एम्बर एक प्रकार का रॉल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ये क्रिया जो है कहाँ कहाँ के लोग करते थे? यूनानी के लोग ये सब जानते थे। ओके, या हम लोग देखें तो ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को जब उतारते हैं तो आप हमारे बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। जब भी हम देखे होंगे हम लोग उतारते हैं तो ये ऐसा होता है कि बाल पूरा खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग टोपी वगैरह पहनते हैं ना, ठंडे के दिनों में टोपी वगैरह पहनते हैं जो ऊनी का हो, तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, पूरा चिपक जाते हैं। तो इसी कारण होता है। ओके, यदि आप अंधेरे में वस्त्रों को उतारते हैं तो चट चट की ध्वनि के साथ साथ चिंगारी को देखने को भी मिलता है, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, और इस क्रिया को, ये जो ध्वनि और चिंगारी की बात हो रही है, इस क्रिया को सबसे पहले किसने बताया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तरित के बारे में बताया था। ओके, और तथा अपने वस्त्रों से उत्पन्न होने वाली चिंगारी वास्तव में ही एक परिघटना है। ओके, क्या तरित की ही परिघटना है? वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में क्या है? तरित जैसी ही एक परिघटना है। लेकिन इसको जानने में लोग 2000 वर्ष लगा दिए। तो सबसे पहले किसने तरित के बारे में बताया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे कि ये जो आवेश रगड़ने के कारण हो रहा है, अगला टॉपिक आपका वही है कि रगड़ द्वारा आवेशन जो होता है कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रगड़ द्वारा आवेशन में कि प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो दोनों में क्या होते हैं? आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह ये तो हम लोग करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, प्लास्टिक की कंघी को जब सूखे बालों के साथ रगड़ते हैं तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों में होते हैं, किसी में पॉजिटिव होगा, किसी में निगेटिव होगा। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे वही क्रियाकलाप किया गया है, तो यहाँ पे कुछ जानने लायक है नहीं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं आवेश के प्रकार, वही कि कौन सा आवेश क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तथा इसका अन्योन क्रिया, ये एक दूसरे के बीच किस प्रकार की क्रिया करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप किए गए हैं। यहाँ पे आपको 3 क्रियाकलाप मिलेंगे। ओके, जिसमें एक 2 बैलून को लिया गया है और इसको रगड़ दिया गया है। पहले तो ऐसे ही रख दिया गया, बाद में जब रगड़ दिया गया तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। उसी तरह दूसरे क्रियाकलाप में 2 रिफिल को लिया गया और दोनों के छोर को आपस में, एक को तो कांच के ये ग्लास में रख दिया गया है रिफिल को, और एक को हाथ में पकड़ लिया और दोनों के बाहरी सिरों को रगड़ दिया गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है? समान आवेशों के बीच अन्योन क्रिया हो रही है। ओके, और उसके बाद फिर तीसरा एक किया गया है यहाँ पे कि रिफिल, एक तो ये नीचे रिफिल तो है ही, ओके, रिफिल तो है ही ग्लास में, और दूसरा एक बैलून ले लिया गया और दोनों के सिरे को रगड़ दिया गया, बैलून के सिरे के और ये क्या कहते हैं? रिफिल के सिरे। तो इस प्रक्रिया में क्या हो गया? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पता चल रहा है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो वही ये तीनों प्रेक्षण जो किए हैं उसी के बारे में लिखा हुआ है। पहला जो है, एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया है। यहाँ भी क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। ये एक रिफिल हो गया, दूसरा ये रिफिल हो गया, दोनों आपस में क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। परंतु एक आवेशित गुब्बारा, ये तीसरा आपका है, आवेशित गुब्बारा जो है आवेशित रिफिल को आकर्षित कर रहा है, अलग अलग प्रकार का है। तो यहाँ पे
आवेश मतलब यहाँ पे आकर्षित कर रहा है, अलग अलग है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बताया गया है कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो 3 एक्सपेरिमेंट अभी हमने ऊपर देखा, जिसमें पहला और दूसरा जो था उसमें क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। क्यों? तो वो इसलिए हो रहा था, सॉरी, पहला दूसरा में जो था प्रतिकर्षित हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो इसलिए हो रहा था क्योंकि इन दोनों में दोनों का आवेश जो है एक ही प्रकार का था। तो एक ही प्रकार का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ये क्वेश्चन है आपका। जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के विजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, ऐसा ऐसे ये बहुत ही हाईलाइटेड आगे का जो ये मान्यता दिया हुआ है। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। ये याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी भी पूछ देता है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, कांच को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो किस पे ऋण आवेश और किस पे धन आवेश आएगा। तो कांच को जब भी आप रेशम से रगड़िएगा ना, ठीक है, तो कांच का है जो छर वो आपका क्या होगा, धनावेश होगा। और रेशम में रॉ है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश होगा। क्या है, ऋणावेश। मतलब तो याद करने के लिए हम ऐसे बोले, रेशम में रॉ है तो ऋणावेश, ऐसा होता है। अन्य प्रकार का आवेश ऋण आवेश कहते हैं। तो रेशम हो जाएगा ऋण और कांच का छर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये आप ये समझ गए होंगे आप, रेशम और कांच का छर, इसको याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे बताया गया है कि जब आप कांच की छर को पॉलीथीन से रगड़ते हैं, ओके, तो रगड़ने के बाद प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट ले जाते हैं स्ट्रॉ के निकट ले जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े हुए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट ले जाते हैं तो ये आकर्षण, आपस में क्या हो जाता है, आकर्षण होता है। कांच का छड़ जो है किसके संपर्क में आता है, तो स्ट्रॉ के संपर्क में आता है। तो ये दोनों आपस में आकर्षित होते हैं। क्यों? हम पहले से जानते हैं कांच का छड़ क्या है, पॉजिटिव है। ओके, और ये स्ट्रॉ क्या होगा, इसका मतलब निगेटिव होगा। और स्ट्रॉ निगेटिव कैसे हुआ, क्यों हुआ? इसको हमने किसके साथ रगड़ा था, तो पॉलीथीन के साथ रगड़ा था। किसके साथ रगड़ा था, तो पॉलीथीन के साथ रगड़ा था। डेट मीन्स पॉलीथीन जो है यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और स्ट्रॉ निगेटिव हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। आगे यहाँ बताया गया कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, वास्तव में बल्ब जो चमकता है वह जो होता है वो आवेश के प्रवाह के कारण होता है। आवेश के प्रवाह, हम लोग जो बोलते हैं कि इस वायर में करंट आ रही है, तो करंट आने का मतलब क्या है, उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। इस कारण से तार गर्म होता है, बल्ब चमकता है, यही बताया गया। अब चलिए, अब वही अगला टॉपिक आपका आवेश का प्रवाह, डेट मीन्स आवेश का स्थानांतरण हम लोग देख ले, आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। ओके, तो आवेशों का स्थानांतरण अगर हम देखें तो आवेशों का स्थानांतरण करने के लिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। स्थानांतरण अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सरल विद्युतदर्शी। तो विद्युतदर्शी क्या होता है, तो कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, ओके, जिस युक्ति के सहारे ये पता किया जाता है उसी युक्ति को क्या बोलते हैं, विद्युतदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युतदर्शी बोलते हैं। ओके, तो जिस युक्ति के कारण हमें पता चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसे विद्युतदर्शी बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है इस क्रियाकलाप में, एक बोतल लिया गया, बोतल के ऊपर एक पट्टी रख दी गई है, उसमें छिद्र कर दिया गया और एल्युमिनियम का ये वायर जो आप देख रहे हैं ये ले लिया गया और इसमें दो क्या किया गया है, पेपर क्लिप, धातु का ये पेपर क्लिप है और ये एल्युमिनियम के वायर में लटका दिया गया है। और बाहर से क्या किया गया है, एक रिफिल को रगड़ के आवेशित करके क्या किया गया है, इस एल्युमिनियम में सटाया गया है, जिसके कारण क्या होता है कि जब इसको सटाया जाता है तो ये अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ओके, तो इससे पता चलता है कि यहाँ से इस एल्युमिनियम के माध्यम से क्या हो रहा है, एल्युमिनियम के माध्यम से धारा का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो ये यही चेक किया गया है यहाँ पे। विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक के द्वारा भेजा जा सकता है। मतलब धात्विक चालक के द्वारा, यहाँ एल्युमिनियम के द्वारा भेजा गया ना, तो वही यहाँ बताया गया है कि धातु के द्वारा हम विद्युत का स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आगे बताया गया है कि उसी में अगर आप अपना हाथ स्पर्श कर देते हैं, पेपर क्लिप को स्पर्श कर देते हैं हाथ से, तो पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती है। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियाँ का आवेश हमारे शरीर में आ जाता है। तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संपर्कन कहलाती है। ओके, भूसंपर्कन कहलाती है। अब चलिए, इतना हम लोग देख लिया कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है रगड़ने के कारण, फिर आवेश का ट्रांसफर कैसे होता है, तो धात्विक चालक के कारण। अब हम देखेंगे तड़ित की कहानी। क्या देखेंगे, तड़ित की कहानी। ओके, तो तड़ित की कहानी में हम लोग तड़ित के बारे में ही जानेंगे। अक्सर देखिए, हमने बोला था कि बादल में जो क्या होता है,
बादल में जो भी होता है, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो बादल, ये ऊपर में बादल है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन बन सकता है, ऊपरी बादल में जो है पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है, पॉजिटिव होता है, ऊपरी बादल पॉजिटिव होता है, और निचली बादल बादल जो होता है वो निगेटिव होता है, निचली बादल निगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर त्वरित की व्याख्या करना संभव है। ओके, ये त्वरित जो होते हैं अक्सर गरज वाले तूफानों में बनते हैं, ठीक है, गरज वाले तूफानों के समय बनते हैं जब वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, मतलब नीचे की ओर जाती है। ओके, तो इस सिचुएशन में त्वरित का निर्माण होता है। तो ओके, तो ये सब जो घटनाएं होती है गरज वाले तूफानों के समय, वायु की धाराएं ऊपर जाती है और जल की बूंदें नीचे आती है, तो इसमें क्या होता है कि आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, आवेश अलग हो जाते हैं। ओके, तो आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, जिसमें बादलों के ऊपरी किनारों के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले किनारे में संचित हो जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि त्वरित में धनावेश ऊपरी बादल में होते हैं और ऋणावेश निचली बादल में होते हैं। जब संचित आवेश का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत के हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाते हैं। ओके, और जब वायु इसे नहीं रोक पाते हैं तो ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश आपस में मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ, क्योंकि जब ये आपस में मिलेंगे तो क्या क्या होते हैं एक साथ, क्योंकि ये अलग अलग, ऊपर वाले प्लस है नीचे वाले माइनस है, तो ये आपस में आकर्षित होंगे, और जब आकर्षित होते हैं तो प्रकाश की एक चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती है और साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होता है रगड़ से, इसके रगड़ के कारण इसे हम त्वरित के रूप में देखते हैं। जब ये आपस में प्लस और माइनस वाले आकर्षित होकर रगड़ाते हैं तो इससे आवाज़ और प्रकाश निकलता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत का विसर्जन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोला गया है, विद्युत का विसर्जन। ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देख लिया आवेश का संचयन से त्वरित का होना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है एक प्रकार का क्या है, त्वरित का ही उदाहरण, त्वरित होगा तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा ही। विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये नीचे वाला माइनस है और ये पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी को यहाँ पॉजिटिव दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस प्लस, ठीक है, ये आपस में त्वरित की घटना हो सकता है। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पृथ्वी और बादल के बीच भी हो सकता है, या फिर पृथ्वी या बादल के, बोल देगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किसके बीच होता है, तो दो बादलों के बीच या दो से अधिक बादलों के बीच, या फिर बादल और पृथ्वी के बीच हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पृथ्वी और बादल के बीच हो सकता है। तो ये हमने देख लिया। ओके, अब इसमें आगे कुछ नहीं, त्वरित से अगला टॉपिक त्वरित से सुरक्षा है। तो त्वरित से सुरक्षा करने के लिए जब भी अगर इस टाइप का त्वरित एवं झंझावात आए तो उस समय हमें खुले स्थान पे नहीं होना चाहिए। गरज सुनते ही हमें तुरंत कोई सुरक्षित स्थान पे चले जाना चाहिए। अंतिम गरज सुनने के बाद ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ देर तक वेट करना चाहिए। अब सुरक्षित स्थान कौन सा होगा हमारे लिए वो देख लेते हैं। कोई मकान अथवा भवन जो है क्या है, सुरक्षित स्थान है। किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हो तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि त्वरित के समय अगर आप कार के अंदर हैं या बस के अंदर है तो उसके दरवाजे और शीशे जो हैं बंद होने चाहिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। त्वरित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। तो बाहर खुले में, जैसे खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीन, खुली कार सुरक्षित नहीं है। ओके, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों का शरण स्थल, ऊंचे स्थान त्वरित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं, ऊंचे स्थान भी। ठीक है, त्वरित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार भी गलत है। ओके, यदि आप वन में हैं तो छोटे छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें, बड़े वाले वृक्ष पे नहीं, क्योंकि अगर त्वरित गिरता है तो बड़े वाले ही मतलब बड़े वाले ही वृक्ष पे गिरता है। ओके, अब देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं ऐसे खुले एरिया में है जहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो ऐसे हालात में आप ज़मीन पे ना लेटे ग्राउंड में, बल्कि सिमट कर नीचे बैठ जाएं कुछ इस प्रकार से, तो आपको बहुत कम हानि होगा। इस तरह से हमें बैठना चाहिए, जानना बहुत ही अनिवार्य है। इस तरह से हमें बैठना चाहिए त्वरित के समय सुरक्षित। जब आप ग्राउंड में हो और आसपास कुछ ना हो तो इस तरह से हमें ज़मीन पे बैठ जाना चाहिए, ना कि लेटना चाहिए। घर के भीतर अगर बात करें, घर के भीतर हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो त्वरित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों, धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है, तो इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। ओके, तो त्वरित एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है, वही बताया जा रहा है। त्वरित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो, ये भी गलत है। ओके, मोबाइल फ़ोन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आदमी से बात ना करें जो तारयुक्त फ़ोन से यूज कर रहा हो।
बहते जल के संपर्क से बचने के लिए त्वरित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को, सॉकेटों को निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूब जलाए रखा जा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। ओके, तो ये सब त्वरित के समय हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब कभी कभी एग्जाम्पल में भी पूछा जा सकता है डाल के कि ऐसा ऐसा करना क्या सही रहेगा, तो ये ठीक है। चलिए अब त्वरित चालक की बात करें तो त्वरित चालक का निर्माण हम लोग बता देते हैं कि आपको ये इसका कॉपर से होता है। किससे होता है? कॉपर से होता है। और त्वरित चालक की खोज किसने की थी? तो हमने बता दिया था आपको ऊपर में ही, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था त्वरित के बारे में। त्वरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को त्वरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उनकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन के काफ़ी गहराई में दबा दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये भवन है, ये एक अब यहाँ पे देख सकते हैं त्वरित चालक है ये धातु का, जो कि नीचे ज़मीन तक यहाँ डाला गया है। ये तांबे की प्लेट है, नीचे तांबे की प्लेट है त्वरित चालक। ओके, तो जब भी इस पर आप ये क्या कहते हैं त्वरित गिरता है तो ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले सबसे ऊंचा जो है वही उसी पे गिरेगा, आघात करेगा, उसके बाद ही बिल्डिंग को क्षति पहुंचाएगा। तो सबसे ऊपर इसलिए ये दिया जाता, नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो बिल्डिंग को क्षति पहुंचा देता वो। तो इस पे गिरेगा तो ये क्या करेगा, ये धातु का है, तो ये धातु हमने क्रियाकलाप में देखा था कि धातु क्या करता है, आवेश का स्थानांतरण कर देता है। और स्थानांतरण ये कहाँ भेज देगा, ये आवेश को ये पृथ्वी में भेज देगा, जिसके सहारे हम त्वरित से बच सकते हैं। तो त्वरित चालक का यूज करके हम लोग त्वरित से बच सकते हैं। ओके, भूकंप की बात करें तो भूकंप जो आपका है ये भी एक प्राकृतिक घटना है। जहाँ तक हम त्वरित की बात करें तो त्वरित के बारे में क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी कर दिया जाता है कि हाँ ये घटनाएं होने वाली है। लेकिन ये भूकंप एक ऐसा प्राकृतिक घटना है जिसका अभी तक हमने भविष्यवाणी करने की क्षमता का जो है विकास नहीं कर पाया है, जिसके कारण यह जब भी आता है तो विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाता है। 8 अक्टूबर 2005 को उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था 2005 में। ओके, इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया? 2001 में आया था। और 2005 में उत्तर कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में आया था भूकंप। ये 2 भूकंप के डेट है, याद रखिएगा। भूकंप क्या है, जब ये आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गर्भर के कारण उत्पन्न होता है। ओके, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। अब सुनामी क्या है? तो सुनामी जब समुद्र में, जब पानी में भूकंप आ जाए, ओके, पानी में भूकंप आ जाए तो उसी को सुनामी कहते हैं। तो हिंद महासागर में कब आया था सुनामी? 2004 में आया था। ओके, तो ये भूकंप जब पानी में आ जाए तो उसको सुनामी बोलते हैं। अब भूकंप क्या है उसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा। पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे पृथ्वी की संरचना बताई गई है। ओके, जिसमें ये बाहरी भाग जो है आपका, ये भूप्रपट्टी है जिसको क्रस्ट बोला गया है, हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। और उसके नीचे जो होता है आपका प्रवार होता है जिसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और आंतरिक भाग जो ये आपका है, ये आंतरिक भाग जो है आपका, ये आपका 2 भाग में बांटे हैं। पूरे को कोर बोलते हैं। ये आपका बाय कोर है और ये आपका आंतरिक कोर है। ओके, कोर बोलते हैं, बाय कोर और आंतरिक कोर। ओके, चलिए, तो पृथ्वी का यह परत एक खंड में नहीं, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं और यह प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण, टक्कर जब भी होता है आपस में, तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इस कारण से भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी के सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो 2 कारण होती है, या तो रगड़ाती है, यहाँ देखिए आपस में क्या हो रहा है, ये इधर है और ये इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेट रगड़ा रही है, इस कारण से क्या होता है, विक्षोभ उत्पन्न होता है। और ये विक्षोभ हमारे सतह पे, क्रस्ट पे आके दिखता है हमें, इस कारण से होता है। यार फिर प्लेट टकराती है, ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी और ये इधर को जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है, भूकंप का उत्पत्ति होता है। ओके, विक्षोभ होता है और विक्षोभ हमें हमारे सतह पे आके तबाही मचा देते हैं। ओके, तो वही बताया गया, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावनाएं अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र जो है कश्मीर है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्व है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कच्छ का रण हो गया, राजस्थान हो गया, सिंध गंगा का मैदान हो गया। ओके,
दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। वैसे दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता है। किसी भूकंप का शक्ति का परिणाम जो हम भूकंप को किस पे मापते हैं, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। अधिक विनाशकारी भूकंप रिएक्टर स्केल पर परिणाम 7 से अधिक होता है। भुज अथवा कश्मीर में आए दोनों भूकंप जो थे 7.5 से अधिक थे। तो 7 से अधिक जो होता है अति विनाशकारी भूकंप होता है। ओके, अब यहाँ पे भूकंप लिखिए आरेख को दिखाया गया है और भूकंप का चित्र बताया है कि जैसे यहाँ से मान लीजिए पृथ्वी के अंदर का भाग है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है तो इसको फोकस बोलेंगे। ठीक है, फोकस बोलेंगे। उसके बाद ये भूकंप उत्पन्न होकर सबसे पहले जो जिस सतह पे आ रहा है इस पॉइंट को अधिकेंद्र बोलेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है। अधिकेंद्र ये पृथ्वी का पृष्ठ हो गया। पृष्ठ पे जिस बिंदु पे सबसे पहले भूकंप आया है वहाँ पे अधिकेंद्र बोलेंगे उसको। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, भूकंपीय तरंग है। तो भूकंपीय तरंग को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैसे भूकंप लेखीय आरेख पे दर्शाया जाता है, वो बताने का प्रयास किया गया है। तो भूस्पंदन, तो इसमें क्या होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है उसको भूकंपीय तरंग कहते हैं। और भूकंपीय तरंग जब उत्पन्न होती है तो ये आप उपकरण जो देख रहे हैं तो इसमें ये जो है दोलन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं जब भी तरंग उत्पन्न होता है। और जब कंपन करने लगते हैं तो इस पर कुछ इस तरफ का ये पेन आप देख रहे होंगे, इस तरह का पेन है। ठीक है, जिस तरह से जितना ज़्यादा कंपन रहेगा उस तरह से इस पे ये चार्ट टाइप का बनता जाएगा, जो हमें क्या बताता है कि कितना तीव्रता का भूकंप आया है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं भूकंप से बचाव की अगर बात करें तो भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या उपाय हैं। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंपों के झटकों को सह सके। आधुनिक भवन प्रणाली इसे संभव कर सकती है। भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए तभी भवन का निर्माण कीजिए। ओके, जहाँ तक हो मिट्टी अथवा लकड़ी का, अगर उस क्षेत्र में भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पे मिट्टी अथवा लकड़ी का प्रयोग करें भवन निर्माण में ताकि क्षति कम से कम हो। अलमारी इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा रहेगा ताकि वो आसानी से गिरे नहीं भूकंप के टाइम में। दीवार के फोटो फ्रेम, जल तापक डेट मीन्स गाइजर आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। चूँकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग जाती है इसलिए ऊंची इमारतों में अग्निशामक का प्रयोग करना सही रहेगा। अब केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ दी हैं तो उसे हमें पढ़ना चाहिए। मकान बनाने के लिए कुछ जानकारियाँ विकसित की है। भूकंप के झटके लगने के समय अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। तो पहला उपाय क्या है, किसी मेज के नीचे आश्रय ले लीजिए अगर आप घर में, तथा झटकों को रुकने तक वहीं रहे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पे गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें। किसी खुले स्थान को खोजें तथा धरती पर लेट जाएं। तरित में लेटते नहीं थे हम लोग, बैठ जाते थे, चुकू बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, भूकंप के टाइम में अगर आप फील्ड में हैं तो लेट जाइए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकले। ड्राइवर से कहे कि वो धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भूस्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले, कार में ही रहें आप। ओके, तो इतना कुछ हो गया, ये मैंने तैयार कर लिया था 20 तारीख को। चलिए अब हम दृष्टि का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ओके, तो चलिए 15 नंबर चैप्टर कुछ प्राकृतिक घटनाएं, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो आवेश तथा उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। सजातीय, एक प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ये तो गलत है ना, आकर्षित नहीं करते हैं, ये गलत है, मतलब सही नहीं है, वही देखना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ओके, वस्तु को रगड़ने पे उत्पन्न आवेश एस्थेटिक होते हैं। एस्थेटिक आवेश, सही बात है, एस्थेटिक आवेश होते हैं। ओके, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सही बात है, आवेश के ही हस्तांतरण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ये सही है, ये भी सही है। भूसंपर्क द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जा सकता है, अर्थिंग के द्वारा भूसंपर्क, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। चलिए ये हो जाएगा उसका आंसर। दूसरा, तरित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धरती के निकट संचित ऋणात्मक आवेशों तथा बादलों के निचले किनारे पर संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि के रूप में त्वरित उत्पन्न होता है, सॉरी। तो ये गलत बता रहा है ना। धरती के निकट जो होता है ऋणात्मक नहीं बल्कि क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। और निचले बादलों के निचले किनारे पे क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तब जाके बादल और पृथ्वी का क्या होता है, बादल और पृथ्वी के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये गलत बोल रहा है। त्वरित उत्पन्न होने की प्रक्रिया विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाती है, ये बात सही है। ये दो या दो से अधिक बादलों मैंने बताया था, अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। भवनों की
को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर का नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी सही है, 2-3 हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर का निर्माण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है किससे बनाए जाते हैं? तो कॉपर से बनाए जाते हैं। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे 3 नंबर है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सा परत भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भूस्पंद कहाँ होता है? क्रस्ट के ऊपर होता है, क्रस्ट के ऊपर होता है ना, भूपट्टी पे आता है। भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी है तो क्रस्ट पे ही आता है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। बात सही है। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों के दुर्बल क्षेत्र होती है, अतः वहाँ भूकंप जो होता है आने की संभावना अधिक होती है। बात तो सही है, जहाँ दुर्बल होता है वहीं पे भूकंप ज़्यादा आता है। कश्मीर और कच्छ के रन जो है भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, तो यहाँ दोनों हो जाएंगे। ओके, चार हो गया। अब 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं, सी नंबर वही दिया हुआ है। 5 की बात करें तो भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए रिएक्टर एक्सेल का यूज किया जाता है, सही बात है। यह पैमाना रैखिक है, ये भी सही है। इसमें 2 अंक के वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा है। ये तीनों का, एक सेकेंड, सॉरी, रिएक्टर पैमाना जो है रैखिक नहीं होता है। ओके, रिएक्टर पैमाना क्या है? रैखिक नहीं है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, ये हमने एक बॉक्स वहाँ छोड़ दिया था एनसीईआरटी में। तो रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। ओके, यहाँ बोल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 अंक की वृद्धि का अर्थ 1000 गुना अधिक, ये सही है। उस बॉक्स में 4 से 6 होने पे 1000 गुना अधिक ऊर्जा बता रहा था, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि हम लोग का क्लियर हो जाएगा। कथन 1 सही है, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त करते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है, यह लघुगणकीय है, लोगारिथमिक है। ये लघुगणकीय है, रैखिक नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। लघुगणकीय होने के कारण रिएक्टर पैमाना पर अंकित 1 से 10 तक की संख्या में प्रत्येक अंक भूकंप मापी यंत्र पर 10 गुने आयाम अथवा 32 गुनी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसलिए परिणाम 2 अंक का वृद्धि का अर्थ लगभग 1000 गुने अधिक विनाशी ऊर्जा है, अतः कथन 3 भी सही है। ओके, अब चलिए आगे का क्वेश्चन है, तड़ित के से सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि आप कार या बस में हैं तो वाहनों के दरवाजे को बंद कर लें और खिड़कियों को भी बंद कर लें तो आप सुरक्षित रहेंगे, सही है। यदि आप किसी खुले जगह पर तो किसी वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित रहेंगे, ये गलत बात। और छोटे वृक्ष रहता तो चलता है, बड़े वृक्ष दे दिया तो गलत है। ओके, यदि आसपास कोई वृक्ष ना हो तो जमीन पर सीमेंट कर बैठना सुरक्षित होगा, ये सही। 1 और 3 हो जाएगा आपका। एक और यहाँ पूछ रहा है और सत्य कथन पूछ रहा है, तो केवल आपका 2 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए आपका खत्म होता है। अगला चैप्टर है प्रकाश, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो जल्द 16, 17, 18 3 टॉपिक इसके बाद बचा है, खत्म करके हम 9th का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 9th का बहुत सारा कमेंट आ रहा है। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, दोस्त लोग बोल रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है, बीपीएससी वगैरह होने वाला है। तो देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर दिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक आपका चैप्टर है प्रकाश। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।